गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर। इससे पहले 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप पहले उन क्लासेस को देखें, उसके बाद में इस क्लास तक आएँ। और आज हम हिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, जिसका सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, क्योंकि वो राजा महाराजाओं से, उनके सनों से संबंधित चीज़ों से, वंशावलियों से डरते रहते हैं, तो उसकी एक एक वंश की काफ़ी गहराई से अध्ययन करेंगे। टाइम लगेगा क्लासों में, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से आपको हिस्ट्री तैयार करवाऊंगा कि उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज अपन पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। जो राजपूत काल है राजस्थान में 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल माना जाता है। 7 से 12वीं सदी का काल माना जाता है। इस सदी के दौरान जो भी राजा महाराजा हुए, जो भी घटनाक्रम हुआ, उस संपूर्ण इतिहास को अपन जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो राजपूत है, आखिरकार इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि अक्सर अलग अलग विद्वान जो है इसके संबंध में अलग अलग राय रखते हैं, और अलग अलग राय रखने की वजह से अपन कंफ्यूज रहते हैं। तो अपन एक एक सिद्धांत को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसको पढ़ते हैं अपन। और नंबर 1 उत्पत्ति का सिद्धांत है अग्निवंशी या अग्नि कुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है। अग्निकुंड या अग्निवंशी सिद्धांत। अब ये देखना है कि अग्निवंशी कौन मानता है इनको, यानी कि राजपूत जो है उनको अग्निवंशी कौन मानता है। अग्निकुंड का सिद्धांत जो है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये जो सिद्धांत था ये चंद्रप्रदाय ने दिया था। चंद्रप्रदाय ने अपनी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो नामक किताब में दिया था। अभी चंद्रप्रदाय कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, पृथ्वीराज चौहान, उसके दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इनके दरबारी थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये अग्निकुंड का सिद्धांत या अग्निवंशी सिद्धांत दिया है। अब उसके बारे में उन्होंने ऐसा बताया कि इस अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बोला है कि ऋषि वशिष्ठ, एक ऋषि थे वशिष्ठ, इन्होंने आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? आबू पर्वत जो सिरोही के अंदर है ना, वहाँ पर आबू पर्वत सिरोही के अंदर एक यज्ञ किया था। और इस यज्ञ को उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो राक्षस वगैरह होते हैं वो ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे, और उनके हवनों के अंदर व्यवधान उत्पन्न करने के लिए उसके अंदर कभी मदिरा डाल दी, कभी हड्डियों के टुकड़े डाल दिए। कुल मिलाकर के वो, जैसे अपन धार्मिक नाटक वगैरह देखते हैं टीवी वगैरह में, रामायण महाभारत वगैरह, तो उसमें भी ऐसे अपन को घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। तो उस जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा संरक्षण करने के बावजूद भी ऋषि मुनियों के यज्ञ भंग कर दिए जाते थे। तो जो ऋषि वशिष्ठ थे, इन्होंने एक यज्ञ किया और उससे योद्धाओं को उत्पन्न किया। स्टार्टिंग में इन्होंने 3 योद्धा उत्पन्न किए थे, बाद में एक और किया। इन तीनों से सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था वो इस तरीके से इन्होंने 4 योद्धा उत्पन्न किए। अब 4 योद्धा कौन कौन से थे, 4 वंश जिनको मान सकते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। एक तो चौहान, पहला योद्धा कौन पैदा किया इन्होंने? चौहान। दूसरा पैदा किया इन्होंने चालुक्य, चौहान चालुक्य। तीसरा था परमार, और चौथा था प्रतिहार। इस तरीके से इन्होंने 4 वंशों के बारे में ये सिद्धांत में बताया अपने अग्निकुंड के सिद्धांत में, कि ऋषि वशिष्ठ ने अपने यज्ञ के द्वारा 4 वंशों की उत्पत्ति की, जिनमें नंबर 1 पर था चौहान वंश, दूसरा चालुक्य, फिर परमार और फिर प्रतिहार। इस तरीके से इन 4 वंशों की उत्पत्ति के बारे में चंद्रप्रदाय बताता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, जो ऋषि वशिष्ठ ने किया था। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान रखनी है? अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रप्रदाय ने। चंद्रप्रदाय की किस पुस्तक में इसका जिक्र मिलता है? पृथ्वीराज रासो के अंदर। चंद्रप्रदाय किसके दरबारी थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। इन्होंने जो यज्ञ किया था वो कहाँ पर किया था? तो आबू पर्वत सिरोही में इन्होंने ये यज्ञ किया था। और इससे ऋषि वशिष्ठ ने कितने वंशों की उत्पत्ति बताई है? तो 4 वंशों की बताया, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चौहान, चालुक्य, परमार और
प्रतिहार, इस तरीके से अपन को ध्यान रखना है कि अग्निकुंड के सिद्धांत में इन 4 राजवंशों के बारे में जानकारी अपन को प्राप्त होती है। अब ये अग्निकुंड के सिद्धांत पर क्या हुआ, जब ये सिद्धांत दिया गया तो बाद में इसका जो है समर्थन भी किया गया बाद के राइटरों के द्वारा। तो मोहनोत नैणसी एक तो मोहनोत नैणसी ने इसका समर्थन किया, और एक थे सूर्यमल मिश्रण, इन दोनों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करने वाले 2 विद्वान कौन थे चंद्रबरदाई के अलावा, तो मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। तो इस तरीके से अपन ने अग्निकुंड सिद्धांत को पढ़ा। इसके अंदर क्या चीज़ देखी अपन ने, किसने प्रतिपादित किया सिद्धांत, चंद्रबरदाई ने। कौन सी किताब में किया, पृथ्वीराज रासो में। चंद्रबरदाई कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। ये यज्ञ किसने किया था, तो ऋषि वशिष्ठ ने किया था। कहाँ पर किया था, तो आबू पर्वत सिरोही में किया था। कितने वंशों की उत्पत्ति हुई, इससे 4, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, इस तरीके से 4 पैदा हुए। उसके बाद में इस सिद्धांत का समर्थक किसने किया था, तो इन 2 का नाम ध्यान रखना है, मोहनोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण, इन दोनों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो नंबर 1 सिद्धांत अपना क्लियर हो गया। अब दूसरे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरा जो मुख्य सिद्धांत आता है, दूसरा जो सिद्धांत आता है उसके बारे में अभी मैं बताता हूं आपको, 1 मिनट रुकना। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत आता है उसके बारे में अपन देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा जो सिद्धांत है वो है सूर्यवंशी सिद्धांत। सूर्यवंशी सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि राजपूतों की उत्पत्ति कुछ विद्वान जो है वो सूर्यवंशी से मानते हैं, यानी कि सूर्यवंशी इनको माना जाता है राजपूतों को। तो ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्रोत हैं जिनके माध्यम से अपन को जानकारी मिल सकती है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो सूर्यवंशी मानी जाती है। तो नंबर 1 है पृथ्वीराज विजय। पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने सिद्धांत का समर्थन किया है, पृथ्वीराज विजय। ये किताब है पृथ्वीराज विजय और इसके राइटर हैं जयानक। पृथ्वीराज विजय पुस्तक है और इसके राइटर है जयानक की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जिससे इसका समर्थन मिलता है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य, इस पुस्तक से भी अपन को ये पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी सिद्धांत से मानी जाती है। तीसरा जो सिद्धांत स्रोत है वो है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो से भी ये प्रतिपादित होता है कि राजपूतों को सूर्यवंशी माना गया है। तो हम्मीर रासो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थ जो थे इन्होंने एक अभिलेख लिखा था, अजमेर का अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख। इससे भी प्रतिपादित होता है कि राजपूतों को सूर्यवंशी माना गया है। अजमेर अभिलेख जो है विग्रहराज चतुर्थ का, उससे भी ये प्रतिपादित होता है कि राजपूतों का जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी सिद्धांत से मानी गई है। एक और अन्य व्यक्ति हुए जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया था, GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने भी सिद्धांत का समर्थन किया है सूर्यवंशी सिद्धांत का। एक सुरजन चरित, इस पुस्तक से भी इसकी जानकारी मिलती है, सुरजन चरित्र, इस पुस्तक से भी अपन को पता चलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी सिद्धांत से मानी गई है। और एक लास्ट जो है स्रोत वो है चौहान प्रशस्ति। चौहान प्रशस्ति, इससे भी जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो प्रतिपादित होती है कि इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी सिद्धांत से मानी गई है। अब आपको इस सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ इन सोर्स का ध्यान रखना है कि सूर्यवंशी सिद्धांत का समर्थन करने वाले सोर्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पहला सोर्स पृथ्वीराज विजय, राइटर जयानक, ध्यान रख लेना। दूसरा हम्मीर महाकाव्य, तीसरा हम्मीर रासो, चौथा विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख, पांचवा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, छठा सुरजन चरित और सातवां चौहान प्रशस्ति। इन सभी स्रोतों से ये प्रतिपादित होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो सूर्यवंशी सिद्धांत से मानी गई है। अब अपन ने 2 सिद्धांत पढ़ लिए, एक तो अग्निकुंडीय सिद्धांत और दूसरा है सूर्यवंशी सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे सिद्धांत की तरफ, और तीसरा सिद्धांत है चंद्रवंशी सिद्धांत। चंद्रवंशी सिद्धांत, ये तीसरे नंबर का है चंद्रवंशी सिद्धांत। अपन ने
इससे पहले पढ़ा था सूर्यवंशी, और ये है चंद्रवंशी सिद्धांत। और इसका जो समर्थन है ये भी दो स्रोतों से मिलता है कि चंद्रवंशी माना गया है राजपूतों को। तो पहला है हास्य अभिलेख, हास्य अभिलेख। हास्य अभिलेख से अपन को पता चलता है कि हास्य अभिलेख से ये क्लियर होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रवंशी मानी गई है। अब हास्य अभिलेख कब का है? ये 1167 ईस्वी का है और ये मिला है हरियाणा के अंदर। हास्य अभिलेख कहाँ पर मिला है? हरियाणा के अंदर मिला है। और कब का है? 1167 ईस्वी का है। और इससे क्या प्रतिपादित होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो चंद्रवंशी मानी गई है, चंद्रवंश से मानी गई है। दूसरा जो सोर्स है वो है अचलेश्वर मंदिर अभिलेख, अचलेश्वर मंदिर अभिलेख, अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। इससे भी ये प्रतिपादित होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो चंद्रवंशी सिद्धांत के तहत मानी जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से चंद्रवंशी सिद्धांत का समर्थन करने वाला स्रोत कौन सा है? तो या तो आपको मिलेगा हास्य अभिलेख या फिर मिलेगा आपको अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। इन दो के अलावा तीसरा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। तो अपन ने 3 सिद्धांत पढ़ लिए, अग्निकुंडीय, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, तब जाकर के आप परीक्षा में प्रश्नों का जवाब अच्छे तरीके से दे पाएंगे। चौथा सिद्धांत अपन को देखना है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है कुछ विद्वान और कुछ स्रोत जो हैं वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से मानते हैं, यानी कि ब्राह्मणों से संबंधित इनको उत्पत्ति मानी जाती है। तो अब ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण का समर्थन करते हैं, सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो नंबर 1 अपन को ध्यान रखना है बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख। अब बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा में मात्रा बढ़ी आएगी। एक मिनट में इसको सुधार देता हूँ। ये भीलवाड़ा के अंदर मिला है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है चंद्रावती अभिलेख, जो सिरोही के अंदर मिला है, चंद्रावती अभिलेख। ये सिरोही के अंदर मिला है। चंद्रावती अभिलेख से भी प्रतिपादित होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है। इसके अलावा एक अन्य सोर्स है कायम रासो। ये कायम रासो भी प्रतिपादित करता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से मानी गई है। इसके अलावा दशरथ शर्मा एक राइटर है, इसका ध्यान रखना है आपको, दशरथ शर्मा। अब इनकी पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस पुस्तक के द्वारा भी दशरथ शर्मा ने ये प्रतिपादित किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से मानी गई है। और एक अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखना है गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने भी सिद्धांत का समर्थन किया है। गोपीनाथ शर्मा इन्होंने भी माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वह ब्राह्मणों से मानी गई है। तो आपको ब्राह्मण वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से उत्पत्ति का सिद्धांत में नंबर 1 समर्थक कौन है? बिजोलिया अभिलेख, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। दूसरा ध्यान रखना है चंद्रावती अभिलेख, जो सिरोही के अंदर है। तीसरा कायम रासो ध्यान रखना है। चौथा दशरथ शर्मा ध्यान रखना है। दशरथ शर्मा की किताब का नाम भी ध्यान रखना है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसके बाद में ध्यान रखना है अंतिम गोपीनाथ शर्मा। तो इन व्यक्तियों ने और इन स्रोतों से, इन अभिलेखों से ये क्लियर होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण सिद्धांत के तहत मानी गई है। अब अंतिम सिद्धांत जो है वो देखते हैं अपन, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि राजपूत भारतीय नहीं थे, इनकी उत्पत्ति विदेशी व्यक्तियों से मानी जाती है। तो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे? कर्नल जेम्स टोड, नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड। सबसे पहले इन्होंने बताया कि राजपूत जो है वो विदेशी थे, और इन्होंने इसकी राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो शक
यह सीतियन वंश से मानी थी। शक या सीतियन वंश से वो इनकी उत्पत्ति मानते थे। ये आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को क्या माना था? शक या सीतियन माना है, यानी कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करने वाले एक व्यक्ति कौन हो गए? कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं विलियम कुक। इनका ध्यान रखना, विलियम क्रुक। अब ये व्यक्ति हैं, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड की जीवनी लिखी थी। ये ध्यान रखना है, टोड की जीवनी लिखी थी इन्होंने। आपको ये तो पता होगा कि जीवनी कोई अन्य व्यक्ति लिखता है, स्वयं नहीं लिखता है। तो जो स्वयं लिखता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैं मेरे बारे में लिखूं खुद, तो क्या मैं अपनी जीवनी लिख सकता हूँ? कदापि नहीं लिख सकता। अगर मैं अपने बारे में लिखूंगा तो उसको बोला जाता है आत्मकथा। और जो दूसरा व्यक्ति लिखता है ना अपने बारे में, उसको बोला जाता है जीवनी। तो कर्नल टोड की जीवनी के राइटर कौन है? विलियम क्रुक है। और ये भी किस सिद्धांत के समर्थक हैं? विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक माने गए। और तीसरे व्यक्ति जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया था वो थे स्मिथ। तीसरे व्यक्ति कौन थे? स्मिथ थे, जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। तीसरे व्यक्ति थे स्मिथ। तो इस तरीके से ये उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें तीन व्यक्ति है। तीनों का ध्यान रखना है, कर्नल टोड, विलियम कुक और स्मिथ। इन तीनों ने माना था ऐसा। अब एक अंतिम सिद्धांत आपको और ध्यान रखना है, छठे नंबर का। इसके तहत माना गया है कि इंद्र के वंशज थे राजपूतों को। क्या माना गया है? इंद्र के वंशज माना गया है। अब इस सिद्धांत के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति थे जिनके का अभिलेख था सेवाड़ी का अभिलेख। रायपाल नाम का एक व्यक्ति था, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, जो पाली के अंदर मिला है। सेवाड़ी कहाँ पर है? पाली के अंदर है। और इस सिद्धांत में ऐसा वर्णन मिलता है कि राजपूत किसके वंशज माने गए हैं? इंद्र के वंशज माने गए। इस तरीके से अपन ने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। अभी सिद्धांत अपन ने देख लिए। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ आप बता देना चाहता हूँ। सिद्धांत का टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा लगभग, क्योंकि सिद्धांत में से इससे ज़्यादा बाहर के प्रश्न पूछते नहीं है। सिद्धांतों के 6 के 6 जो सिद्धांत है अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बिजोलिया अभिलेख के बारे में अपन जानकारी कर लेते हैं, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो बिजोलिया अभिलेख को अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन शुरू करेंगे प्रमुख राजवंश जो है उसमें चौहान वंश को अपन शुरू करने जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बिजोलिया अभिलेख पढ़ते हैं। और बिजोलिया अभिलेख के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, यह अभिलेख है 1170 ईस्वी का, और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा के अंदर है। अब इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे अगर इसका रचनाकार पूछ ले कि इस अभिलेख के रचनाकार कौन थे, तो रचनाकार का नाम ध्यान रखना है आपको, गुणभद्र। रचनाकार का नाम क्या है? गुणभद्र आपको ध्यान रखना है। रचनाकार बिजोलिया शिलालेख के या बिजोलिया अभिलेख के रचनाकार कौन है? गुणभद्र। लेखक का नाम अगर पूछ ले कि इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नाम है केशव। रचनाकार हैं गुणभद्र, लेखक हैं केशव, और उत्कीर्णक जो है, इसको उत्कीर्ण करने वाले, उत्कीर्णक, इस व्यक्ति का नाम है गोविंद। उत्कीर्णक कौन है? गोविंद है। तो आपको मुख्य फिगर क्या ध्यान रखना है? बिजोलिया अभिलेख कब का है? 1170 ईस्वी का। कहाँ पर मिला? भीलवाड़ा के अंदर मिला। इसके रचनाकार कौन है? गुणभद्र है। लेखक कौन है? केशव है। और उत्कीर्णक कौन है? गोविंद है। ये फिगर आपको क्लियर अपने माइंड में रखनी है ताकि आप परीक्षा में इनके जवाब दे सकें। अब इसके बाद में चलते हैं अपन कि इस अभिलेख से अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है। अब ये अभिलेख जो है किसने लगवाया था? तो ये अभिलेख जो है दिगंबर जैन लोलाक, एक व्यक्ति का नाम क्या है? दिगंबर जैन वंश के एक लोलाक नामक व्यक्ति हैं। इन्होंने इस अभिलेख को
पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया था, पार्श्वनाथ मंदिर में लगवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोलाक ने इस अभिलेख को लगवाया था पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर। और इस अभिलेख से अपन को क्या पता चलता है, इस अभिलेख से अपन को पता चलता है, जो ये अभिलेख था इससे अपन को पता चलता है कि चौहान जो थे, पहली जानकारी तो क्या मिलती है, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। चौहान क्या थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, ऐसा जानकारी अपन को इस ग्रंथ से मिलती है, इस अभिलेख से मिलती है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, नंबर 1। दूसरा अपन को पता चलता है कि वासुदेव एक व्यक्ति थे, इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। दूसरा फिगर अपन को क्या पता चलता है, वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। यह जानकारी भी अपन को इसी अभिलेख से प्राप्त होती है, बिजोले अभिलेख से, कि वासुदेव नामक व्यक्ति ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। जो सांबर झील हमेशा चर्चा में रहती है, एवियन बोटुलिज्म एक वायरस की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे पक्षियों का थोड़े साल डेढ़ साल पहले मारे गए थे, तो उसकी भी जानकारी अपन को, इस झील की जानकारी अपन को मिलती है। अब इसके अलावा ये अभिलेख जो है क्या क्या अन्य जानकारियाँ अपन को देता है वो भी देख लेते हैं अपन। एक अन्य जानकारी देता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। ये जानकारी भी अपन को मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है, बिजोले अभिलेख से मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। ये जानकारी अपन को कौन से अभिलेख से मिलती है, बिजोले अभिलेख 1170 ईस्वी से। उसके अलावा इससे अपन को कुछ और अन्य जानकारी मिलती है, जैसे ये अभिलेख जो है सोमेश्वर नामक शासक के समय लगवाया गया था। अभिलेख किसके समय लगाया गया था, सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है। सोमेश्वर जो वहाँ के शासक थे उसके समय ये अभिलेख लगवाया गया था। और सोमेश्वर ने जो ये मंदिर था, पार्श्वनाथ मंदिर, इसको रेवणा नामक गांव दान में दिया था। इस सोमेश्वर ने मंदिर को, जो ये मंदिर था ना, उसको एक गांव दान में दिया था। उस गांव का नाम था रेवणा नामक गांव। ये दान में दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि सोमेश्वर ने ये जो पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर जो लगाया गया था, तो इस पार्श्वनाथ मंदिर को कौन सा गांव दान में दिया था, रेवणा नामक मंदिर गांव में दिया था। और इस अभिलेख से एक और चीज़ अपन को ध्यान रखते हैं, सोमेश्वर एक उपाधि धारण करते थे। उस उपाधि का भी विवरण इस ग्रंथ में मिलता है, इस अभिलेख में मिलता है कि सोमेश्वर एक उपाधि धारण करते थे और उनकी उपाधि थी प्रताप लंकेश्वर। प्रताप लंकेश्वर एक उपाधि धारण करते थे। यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि कौन धारण करते थे, सोमेश्वर धारण करते थे। और ये जानकारी भी अपन को कहीं से मिल रही है, इस बिजोले अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख से अपन को और भी जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से अपन को जानकारी मिलती है, शैव और जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। शैव और जैन तीर्थों की जानकारी अपन को मिलती है। शैव और जैन तीर्थों की जानकारी भी अपन को इस ग्रंथ से मिलती है, ये अपन को ध्यान में रखना है। अब इस अभिलेख में राज्य के प्रशासनिक विभाजन का वर्णन मिलता है। राज्य का प्रशासनिक विभाजन मिलता है। अब प्रशासनिक विभाजन किस टाइप में था उस ज़माने में, उसके बारे में भी अपन को जानकारी मिलती है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उस ज़माने का प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार का था। नंबर 1, जो सबसे बड़ी इकाई मानी गई थी उस समय, देश मानी गई थी। पहली इकाई देश, और देश के बाद में वो विभाजित होकर के पतन, फिर इसका विभाजन हुआ था पूर्व में, फिर इसका विभाजन माना जाता है पल्ली में, और अंतिम विभाजन माना जाता है ग्राम में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिजोले अभिलेख के अनुसार राज्य का प्रशासनिक विभाजन क्रम क्या था, देश, पतन, पूर्व, पल्ली और ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, देश, पतन, पूर्व, पल्ली और ग्राम। ठीक है,
गाम की जगह गुरुग्राम भी मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गुरुग्राम भी मिल सकता है। तो ये प्रशासनिक विभाजन था। अब अपन ने क्या क्या देखा इसके अंदर, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था, ये जानकारी भी अपन को बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। उसके अलावा इस अभिलेख से सोमेश्वर, इस अभिलेख को सोमेश्वर के समय लगवाया गया था। सोमेश्वर के समय जब ये मंदिर बना था, पार्श्वनाथ मंदिर, उस समय उसने रेवणा नामक गांव इस मंदिर के लिए दान में दिया था। तो ये रेवणा नामक गांव भी आपको ध्यान रखना है। सोमेश्वर एक उपाधि धारण करते थे, उपाधि का नाम था प्रताप लंकेश्वर, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस अभिलेख से अपन को एक और जानकारी मिलती है कि शैव और जैन तीर्थों की जानकारी भी हमें प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा ये राज्य की प्रशासनिक विभाजन के बारे में जानकारी देता है। तो उस समय का राज्य का प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार था, नंबर 1 देश था, फिर उसके बाद में पत्तन, फिर पूर्व, फिर पल्ली और फिर ग्राम या गुरुग्राम आते थे। इसके अलावा इस अभिलेख से अपन को अन्य जानकारी मिलती है राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की। राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की जानकारी भी अपन को देता है ये। अब प्राचीन नाम क्या क्या थे ये आपको मैं बता देता हूं, ताकि परीक्षा में उसमें से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए बताना जरूरी है। वर्तमान नाम एक तरफ में लिख देता हूं, वर्तमान नाम, और दूसरी तरफ है प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या था, अब वर्तमान नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अभी वर्तमान में अपन बिजोलिया बोलते हैं, वर्तमान नाम क्या, बिजोलिया। अब बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या मिलता है अपन को, विजयावल्ली, ये फैक्ट ध्यान रखना है, विजयावल्ली, विजयावल्ली अपन को मिलता है। उसके अलावा ऊपरमाल, अभी ऊपरमाल, ऊपरमाल का प्राचीन नाम क्या था उस जमाने में, तो उसका प्राचीन नाम था उत्तमाद्री, उत्तमाद्री, ये प्राचीन नाम माना जाता था ऊपरमाल का। उसके बाद में तीसरा नाम अपन को ध्यान रखना है, नागदा। अभी जो वर्तमान में नागदा है, उसको उस जमाने में क्या कहा जाता था, तो उस जमाने में नागहृद, ये इसको कहा जाता था, नागहृद। उसके अलावा जैसे मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ अभी वर्तमान में मांडलगढ़ है। अब मांडलगढ़ का उस जमाने में क्या नाम था, पुराने जमाने में क्या नाम था, तो मंडलकर इसका प्राचीन नाम था, मंडलकर, ये प्राचीन नाम था। उसके अलावा अपन अभी देखते हैं सांबर, सांबर का प्राचीन नाम मिलता है शाकंभरी। तो ये सारी जानकारी कौन सा अभिलेख दे रहा है अपन को, बिजोलिया अभिलेख दे रहा है, ये अपन को ध्यान रखना है। नागौर, वर्तमान नागौर है, उसको उस जमाने में क्या कहा जाता था, तो उसको अहिछत्रपुर कहा जाता था, अहिछत्रपुर कहा जाता था, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नाडोल, नाडोल जो है, नाडोल का प्राचीन नाम क्या था, नड्डुल, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ अन्य नाम और बच रहे हैं, जैसे भीनमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है उस जमाने में, तो भीनमाल का प्राचीन नाम मिलता था श्रीमाल, भीनमाल का श्रीमाल मिलता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दिल्ली, दिल्ली का मिलता है, दिल्ली का प्राचीन नाम मिलता है अपन को दिल्ली का। और एक और नाम आपको ध्यान रखना है, जालोर, जालोर का मिलता है जाबालीपुर, जालोर का प्राचीन नाम मिलता है अपन को जाबालीपुर। इस तरीके से अपन ने देखा कि बिजोलिया अभिलेख कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें से अपन को क्या क्या फैक्ट ध्यान में रखने। अब परीक्षा में आपसे राजपूतों की उत्पत्ति पूछे तो भी आप आसानी से कर सकते हैं कि सिद्धांत के तहत कौन कौन समर्थक है, कौन कौन सी ग्रंथों से, कौन कौन से स्रोतों से अपन को राजपूतों की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत का समर्थन मिलता है, वो जानकारी अपन को मिल रही है। उसके अलावा बिजोलिया अभिलेख से अपन को क्या क्या जानकारी मिलती है, ये चीज़ अपन को मिल गई। अब अपन देखेंगे अगली क्लास में चौहान वंश से शुरू करेंगे और चौहानों में अपन सांबर के जो चौहान हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे और जितने भी चौहान हैं, जहाँ जहाँ पर चौहानों ने राज किया उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगला राजवंश लेंगे। इस तरीके से मैं आपको बता दूँ, अब अपनी कल की क्लास जो रहेगी ना, उसमें अपन कल के बाद में जो क्लास रहेगी उसमें कौन कौन से वंश को पढ़ेंगे अपन। जैसे एक तो पढ़ेंगे अपन चौहान, चौहान सारे चौहान जो भी चलते हैं वो। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन परमार, उसके बाद में परमारों के बाद में अपन पढ़ेंगे प्रतिहार, प्रतिहारों के बाद में अपन पढ़ेंगे गुहिल और सिसोदिया, गुहिल और सिसोदिया पढ़ेंगे।
गुहिल और सिसोदिया के बाद में अपन पढ़ेंगे राठौड़, और राठौड़ के बाद में अपन पढ़ेंगे कछुआ। तो इस तरीके से अपन संपूर्ण राजवंश जो है राजस्थान के अंदर जिन्होंने राज किया है उन सब के बारे में काफ़ी विस्तार में पढ़ेंगे। और यूँ मान के चले अभी कम से कम 20 से 25 क्लासों में ये सारे वंश अपन को समाप्त होंगे, ज़्यादा भी लग सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे को कुछ भी इधर उधर भटकने के लिए ज़रूरत नहीं पड़े और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़े। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लास में क्या है, मैं मजाक के मूड में कम रहता हूँ, मैं काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ मजाक नहीं होने चाहिए। और अगर आपको मजाक वाले टीचर पसंद है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, फालतू का कचरा नहीं पढ़ाऊँगा, जो परीक्षा में आएगा उसी के हिसाब की चीज़ें पढ़ाऊँगा। अगर परीक्षा में इन चीज़ों के बाहर प्रश्न पूछा जाता है और आप प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं, उसके लिए मैं सहर्ष तैयार हूँ। बाकी मेरे से ऐसी उम्मीद नहीं करें। हाँ, कभी कभार ज़रूर हो सकती है मजाक, लेकिन मैं मजाकिया मूड में चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। तो आज आपने ये क्लास देखी, अब आप ऐसा किया करें कि जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पहले उस टॉपिक को एक बार अपनी बुक से पढ़ लें, क्योंकि अभी मेरी हिस्ट्री की बुक तैयार हुई है, अभी वो टाइपिंग पे जाएगी, प्रिंटिंग होएगी, मार्केट में आएगी, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो उससे पहले आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, कोई सी भी गाइड पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ लें, टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप एक बार क्लास देखें, क्लास देखने के बाद में एक बार वापस उस टॉपिक को पढ़ें, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।